this is our 80-20 series. In this series, we are going to discuss 80% of our economic syllabus through 20% of PYQs. ठीक है, so आज हम बात करेंगे एपिसोड 11. एपिसोड 11 में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट. अभी तक यूपीएससी ने लास्ट 30 इयर्स में फाइनेंशियल मार्केट से क्या क्वेश्चन पूछे हैं. अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं और ये सीरीज पूरी कंप्लीट देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक प्रीलिम्स में एक अलग ही एज मिलने वाला है. सो विदाउट एनी टाइम टेकिंग I'm starting this session. So, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को एक बार जस्ट हम समझ लेते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से है और आज के पीवाईक्यूज इस पूरे इसी डायग्राम से रिलेटेड होंगे. सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगर मैं बात करूं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. ठीक है, मनी मार्केट का टेन्योर लगभग अप टू 1 ईयर एंड रेगुलेटर आरबीआई होता है. पर्पज वर्किंग कैपिटल मनी मार्केट में वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी दोनों होती है. वहीं पे कैपिटल मार्केट का मोर देन 1 ईयर का यहाँ पे आपको टेन्योर देखा जाएगा. रेगुलेटर आपका यहाँ पे सेबी देखने को मिलता है. फिर पर्पस फिक्स्ड कैपिटल एसेट क्रिएशन. ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ये यहाँ पे यूपीएससी का काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल एंड नोटिस मनी, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब कॉमर्शियल बिल्स, ये सब कहीं ना कहीं हमारे मनी मार्केट का पार्ट है. वहीं पे कैपिटल मार्केट के अंदर आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सो मोस्टली 1 ईयर से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है वो सब मोस्टली आपका कैपिटल मार्केट में आता है. तो सबसे पहले 2018 का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे यूपीएससी ने क्या पूछा है. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, ट्रेजरी बिल ऑफर्स आर इशूड एट द डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू. ठीक है, देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर साउंडिंग है. सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे दोनों में ये बात की गई है कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटी है, वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है. सो दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सिमिलर है. तो हाई चांसेस क्या है, पीवाईक्यू ट्रेंड कहता है हाई चांसेस है. एक ऑप्शन गलत होने के चांसेस है और एक ऑप्शन सही होने के चांसेस है. एक सही और एक गलत. ठीक है, एक सही और एक गलत होने के चांसेस ज्यादा है. अब समझिए कि कौन सा सही और कौन सा गलत है. यहां पे काम आएगी आपकी नॉलेज. The Reserve Bank of India manage the service and government of India securities, but not any state government security. तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वो नहीं मैनेज करता, ये गलत स्टेटमेंट है. बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल. ठीक है, इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई ट्रेजरी बिल नहीं है. ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आपको ये दिमाग में रखना, ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का क्वेश्चन है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा. सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा और जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा, सॉरी 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 सेकंड स्टेटमेंट सही होगा. सेकंड स्टेटमेंट सही होगा तो आपका ये ऑप्शन बी कट हो गया. और जैसे ही स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगा, ठीक है, 1 रॉन्ग होगा तो आपका आंसर होगा 2 and 3. 2 and 3 इज दी राइट आंसर. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ट्रेजरी बिल ऑफर्स द इशूड एट द डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू. तो ट्रेजरी बिल जो है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट के ऊपर मिलता है. इन पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलते आपको ट्रेजरी बिल्स पे, या आपको डिस्काउंट के रेट पे. पार वैल्यू का मतलब होता है उसकी फेस वैल्यू. ठीक है, उसकी फेस पे अगर 100 रुपीज लिखे गए हैं तो उससे आपको डिस्काउंट में मिलेगा. 90 रुपीज में मिल सकता है, 80 रुपीज में मिल सकता है. तो वही बात है, बहुत सिंपल है. यस, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो अगर मैं बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज द पब्लिक डेट issues security of both central government and the state government. State government securities are often referred as state development loans. ठीक है, तो ये आरबीआई ही मैनेज करता है. वहीं पे आपका ट्रेजरी बिल की बात करें, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है इशूड एक्सक्लूसिवली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीट इट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट. स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट इशू ट्रेजरी बिल. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रेजरी बिल्स आर दी जीरो कूपन सिक्योरिटी. आगे जीरो कूपन आपके लिए काम आएगा. फिर इस पे एक पीवाईक्यू है, मीनिंग दे डू नॉट पे एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट है. इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये डिस्काउंट पे आपको इशू होते हैं. नेक्स्ट है 2020 का ये क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी. कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन. कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड बाय इंटर बैंक ट्रांजेक्शन. जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग short term bonds issued by the scheduled commercial bank to the corporation. पीवाईक्यू के हिसाब से अगर 2018 का पीवाईक्यू देखा जाए, यहीं से अगर नॉलेज हो तो एक साल बाद मतलब लगभग 2020 का अगर देखें, उसी पेपर को अगर कोई
आपका 2018 का पीवाईक्यू करे तो वहीं से काफी ज्यादा क्वेश्चन उसका 50-50 पे आ सकता है। जैसे जीरो कूपन बॉन्ड आर दी इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड, इंटरेस्ट बियरिंग तो है ही नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड है। ठीक है, जीरो का मतलब ही क्या है, जीरो इंटरेस्ट। ठीक है, इस पे कूपन का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पे इंटरेस्ट जो मिलेगा, मतलब जो इसमें अर्निंग होगी वो होगी डिस्काउंट के हिसाब से, जो फेस वैल्यू है उससे डिस्काउंट। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप नॉलेज से करें और पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस करें तो उससे ही आपका आंसर सही हो जाएगा, यहां तक 50-50 तो आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप सही है। अब सवाल उठता है 2 एंड 3 में। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, यस कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म है, हमने ऑलरेडी पहले भी देखा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट एंड कॉल मनी इज द शॉर्ट टर्म। अब आपको इन दोनों में चूज करना है। कॉल मनी इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज बाय इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यस ये हमें पता है, तो थर्ड सही होगा। थर्ड सही होगा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, आपको ये दिमाग में रखना है। और इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ पे देखते कि गलत है कि नहीं, ये यहाँ पे आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, वो यहाँ पे आंसर होगा। तो जब भी आरबीआई लिखा हो ना, जब भी आरबीआई लिखा हो स्टेट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है, ये बात दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, सो अभी हम एक बार इसको देख लेते हैं। ऑप्शन 1, कॉमर्शियल पेपर इंडीड अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, इट इज टिपिकली इशूड बाय द हाईली रेटेड कॉर्पोरेशन, primary dealer and all India financial institution to meet the short term funding needs. Second statement, CD is a short term money market instrument, तो यहाँ पे भी गेम खेला है। इट्स अ लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे क्या है शॉर्ट टर्म। तो अगर आप यहाँ आइडेंटिफाई करो तो भी अच्छा, या यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, दो ट्रैप एक ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मतलब पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप प्लीज ट्रैप को आइडेंटिफाई करो और आंसर को सही मार्क करो। ठीक है, यूपीएससी आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसके बाद यूपीएससी दोस्त आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, so statement 3 is correct. Call money is a short-term finance market used primarily in the interbank transaction. ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाय डिफिनेशन जीरो कूपन बॉन्ड डू नॉट बियर ए इंटरेस्ट रेट, दे हैव अ जीरो कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब हमें पहले ही पता है, कूपन वर्ड का हमने पहले भी एपिसोड में देखा है, कूपन रेट मींस इंटरेस्ट रेट, तो जीरो कूपन रेट मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट। आप वर्ड से भी इस बात को दिमाग में रख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ 2024 का ये क्वेश्चन है। कोलेटरल बोरोइंग, ठीक है, यहाँ पे वर्ड है कोलेटरल बोरोइंग, बोरोइंग हो रही है, ठीक है, पैसा लिया जा रहा है। ठीक है, बोरोइंग आपके मोस्टली, ठीक है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, मतलब मनी मार्केट में भी होता है बोरोइंग, और कैपिटल मार्केट में भी होता है, बट ज्यादातर आपका अगर मैं देखूं कोलेटरल बोरोइंग, बोरोइंग वाला जो फीचर है वो आपका शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब मनी मार्केट का ज्यादा फीचर है, अगर आप इस बात को समझो तो। सो मनी मार्केट, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें तुक्काबाजी हो सकती है। ऑप्शन है बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है, ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका मनी मार्केट सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि आप कर सकते हो, क्योंकि कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, फॉरेक्स से ये बिल्कुल बैठ नहीं रहा है। बॉन्ड मार्केट के अंदर कोलेटरल बोरोइंग, तो बॉन्ड में कोई कोलेटरल नहीं होता, आप देखिए बात समझिए। कोलेटरल कब होता है, जब आपने कोई लोन दिया है, कुछ पैसा है, लेंडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपके बॉन्ड मार्केट, या तो बॉन्ड मार्केट हो सकता है फिर भी, और या फिर मनी मार्केट, सॉरी फॉरेक्स तो नहीं होगा, स्टॉक मार्केट नहीं होगा, ये दो तो समझो। बॉन्ड मार्केट के अंदर भी अगर आप ध्यान से समझो तो कोलेटरल्स नहीं होते, बॉन्ड मिलता है। ठीक है, कोलेटरल बोरोइंग के अंदर कोई कोलेटरल रख के आपको लोन नहीं मिलता, आपको एक बॉन्ड मिलता है, और बॉन्ड ही कहीं ना कहीं वो वैल्यू होती है। सो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके भी यहां तक पहुंच सकते हो, सिर्फ अगर कोलेटरल वर्ड के ऊपर आपने फोकस किया हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मनी मार्केट का फीचर है, लॉन्ग टर्म फीचर इज अ कैपिटल मार्केट। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया लो रिस्क है आपको यहाँ पे मनी मार्केट में, बिकॉज इसमें ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पे काफी ज्यादा आपको फीचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिस्क बहुत कम है, बट यहाँ पे तो स्टॉक्स है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, ठीक है, ये सब कुछ फीचर है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहती है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे बैंक्स, तो बैंकिंग काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आपका मनी मार्केट में होता है। कैपिटल मार्केट में कैपिटल फॉर क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट पर्पस वाली जो चीजें होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो आपके कैपिटल मार्केट का फीचर होता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आपका मनी मार्केट का फीचर है। अगर आपको इतना ही याद है
तो आगे भी आप काफी ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। अब थोड़ा कोलेटरल बोरोइंग के बारे में जानो, ठीक है। इसके लिए एक नया वर्ड भी है, ट्राई पार्टी रेपो, इसका नेम चेंज हो गया है, ठीक है। कोलेटरल बोरोइंग का ऑफिशियल नेम चेंज हुआ है 2018 के अंदर, ट्रैप्स, मतलब ट्राई पार्टी रेपो, पहली बात तो ये याद रखनी है। अब होता क्या है, बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, सीबीएलओ, इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पहली बात तो आपको याद रखनी है फॉर द फ्यूचर। यहां से यूपीएससी फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन कौन डेवलप, किसने डेवलप किया है, ये फीचर किसका है? पहली बात तो ये मनी मार्केट का है, ठीक है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखनी है, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो मतलब बेसिक पूछ लिया है, अब यहाँ प्रो लेवल पे जाएगा। तो पता होना चाहिए कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआईएल एंड आरबीआई ने कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन किया। फंक्शन क्या है? इट अलाउ फाइनेंशियल एंटिटीज लाइक बैंक, म्यूचुअल फंड, प्राइमरी डीलर and insurance company to borrow and lend funds to a short term basis ranging from overnight up to the 1 year using government security as a collateral। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल रख के यहाँ पे ओवरनाइट बेसिस पे पैसा मिल सकता है। मार्केट क्लासिफिकेशन, बिकॉज सीबीएलओ डील्स विद एक्सक्लूसिवली विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो दैट्स वाई, उसके कारण ये आपका मोस्टली मनी मार्केट के अंदर ही आएगा, ठीक है। और ये आपको फीचर याद रखना है, इसका ऑफिशियली नाम ट्राई पार्टी रेपो भी हो गया है। तो कभी ये पूछ सकता है, एक तो फीचर ये आपको याद रखना है, दूसरा यहाँ तो बहुत दिमाग रखना ही है, 2026, 27, 28, 29 कभी भी यूपीएससी यहाँ से रिपीट कर सकता है ये चीज, ठीक है। ये यूपीएससी का आदत भी है, आपने इतने पीवाईक्यूज देख लिए हैं 80-20 सीरीज, अगर आप यहाँ तक देख के आए हो तो आपको पता है कि यूपीएससी कितना रिपीट करता है, मतलब सब कुछ रिपीटेशन ही है। मुझे लगता है 70-60% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी के पेपर रिपीटेटिव ही है। टू प्रिवेंट, ठीक है, recurrence of scams in India, Indian capital market, the government of India has assigned regulatory power to the, ठीक है, बहुत सिंपल है, सेबी। पर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा क्यों कि यार भैया इतना सिंपल क्वेश्चन रखा है कि सेबी क्यों, ठीक है। ये 1995 का क्वेश्चन है, इसी एक नॉलेज से 2025 का आगे फ्यूचर में क्वेश्चन होगा। अगर ये इतनी सी बात पता हो तो एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, जैसे ही वो एलिमिनेट होगा आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक इतना छोटी सी बात जो है उससे भी क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब यूपीएससी उसी को ही मोल्ड करके बेसिक से एडवांस की तरफ जाता है उसी क्वेश्चन के अंदर, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आज की डेट में कोई ऐसा लंबा चौड़ा वो नहीं है सिग्निफिकेंस। लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया क्या है? आज की डेट में एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इस 1995 के अंदर शायद इंडस्ट्रियल बैंक म्यूचुअल फंड थी, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो एसबीआई म्यूचुअल फंड इज द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड। पहली बात तो वो पूछेगा नहीं, ठीक है, पूछेगा नहीं, बस हमें पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। म्यूचुअल फंड वर्ड है म्यूचुअल, ठीक है, यहीं से वर्ड ब्रेक करो, म्यूचुअल फंड पूल, मतलब ये म्यूचुअल फंड, इसमें क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने पैसे को पूल करते हैं, मतलब सबने मान लो 100 रुपीज दे दिए, ठीक है, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, ठीक है, सबने पैसे पूल किए, ठीक है, वो इस आपके म्यूचुअल फंड पूल में चले गए, ठीक है। अब प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर एसेट्स में इन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो इन्वेस्ट हो गया, इतना डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे रिस्क बहुत कम हो, ठीक है। जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद जनरेट करते हैं रिटर्न्स, इसी रिटर्न को बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्हीं इन्वेस्टर को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपने म्यूचुअल फंड बहुत बहुत बार सुना होगा, आपने एडवर्टीजमेंट में सुना होगा, सचिन तेंदुलकर के एड में सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, बट एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड का मतलब यही होता है। आई होप आपको शायद पता भी हो, बहुत सिंपल है, बट नहीं भी पता हो तो बट आपके लिए शायद ये आज आई ओपनिंग भी हो सकता है। कई बार क्या है कि बहुत सिंपल वर्ड जो हमारे सामने आते हैं, हम उनको दिमाग नहीं लगाते कि उसमें एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी पूछता था, ठीक है। अब वो ऐसे नहीं पूछेगा, बस मैंने ये दिखाने के लिए कि देखो यूपीएससी कुछ इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन भी पूछता था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 11-12 डे की बात करेगा, मैंने सॉल्व किया था इसको, मुझे याद है, ठीक है। बट ठीक है, आप देख लेना इसको, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको दिखाया है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते थे। अब देखो द राइज, अ राइज इन सेंसेक्स मीन, सेंसेक्स में अगर राइज हो रहा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? राइज इन द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ ऑल कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे राइज इन शेयर ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड ओवरऑल राइज
in the price, overall rise in the price of share of group of companies. यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है, यहाँ पे all और यहाँ पे group of company. The rise in the price of share of all company belonging to a group of companies registered with Bombay Stock Exchange. ठीक है, तो ये अब सिमिलर देखोगे तो सिमिलर तो आपको यहां मिलेगा, बट यहाँ पे सिमिलर में आंसर ही नहीं है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, पहली बात तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का होता ही नहीं है सेंसेक्स, अगर इतना बेसिक पता हो तो. अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, 3 जगह पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका दिया हुआ है. ठीक है, बट अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए सेंसेक्स कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज का, ये पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का रजिस्टर्ड जो आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनके ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर की बात करते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि पुराने क्वेश्चन है, उनका एक पैटर्न थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, बट 2013 के बाद काफी पैटर्न सिमिलर देखने को मिला है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड ओवरऑल राइज इन द प्राइस. अब कॉन्सेप्ट समझिए है क्या. ठीक है, an overall price, option C. ठीक है, what Sensex is a stock exchange and sensitive index, is a benchmark index of Bombay Stock Exchange. ठीक है, it does not track every single company, all company नहीं होगा. Instead it tracks specific group of 30 well established financially sound companies across various की सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सभी सेक्टर्स में से कुछ कुछ कंपनियों को लेके जो टॉप मोस्ट कंपनी है उस सेक्टर की, उस नीश की, उसको वहां पे चूज करके 30 कंपनीज का ये ग्रुप ऑफ, अब ग्रुप है उसे सेंसेक्स बोलते हैं. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है, आप ये बात कर सकते हैं. द राइज ऑफ ऑल, यहाँ पे कंफ्यूज किया ओवरऑल राइज एंड राइज ऑफ ऑल. A rise in a Sensex means that a weighted average values of 30 companies has gone up. It does not mean share price of every single companies that group went up. For example, 20 company might have significant gains while 10 saw slight loss, still resulting in overall rise for the इंडेक्स. ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है. यहां से फिर से क्वेश्चन आ सकता है, पूछो क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा. ठीक है, एक अभी क्वेश्चन आएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, एक क्वेश्चन और आने वाला है. वहां पे आपको बताऊंगा कि ये फिर से एक यूपीएससी की इमर्जिंग थीम बन सकती है. उसका कारण मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताता हूँ. इस क्वेश्चन को देखो, 2021 का क्वेश्चन. रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट्स कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन अ प्राइमरी मार्केट. ठीक है, तो ये थोड़ा करंट अफेयर बेसिस है. ठीक है, उस समय ही ये चीज हुई थी, इसलिए करंट अफेयर में थी, काफी चर्चा में थी, इसलिए इसको पता होगा, मतलब ऐसा है. फिर है निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. देखो, 2 जगह पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. देखो, कभी भी जो हमारा ट्रैप है, हमने क्या कहा कि यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी आए ना, तो वहां पे स्टार मार्क लगा लो. वहां पे गलत करने की कोशिश है, करने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं. बट यहाँ पे देखो कि 2 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया है दोनों स्टेटमेंट में, तो हाई चांसेस ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक में सही होगा और एक में गलत होने के चांसेस है. बात समझ आ रही है? आपको इतना ध्यान रखना है. ठीक है, अगर नहीं आता तो देखो, आता है नॉलेज से कीजिए. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज ऑलवेज योर नॉलेज. अगर वो फेल होती है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तो लगानी पड़ेगी, बिकॉज 30 to 35 क्वेश्चन ही है जो आप नॉलेज से, प्योर नॉलेज से कर सकते हो आउट ऑफ 100 इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, अदर क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर यहाँ पे 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो हाई चांसेस है कि एक सही और एक गलत होने के चांसेस है. अब सवाल उठता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ठीक है, सो अगर यहाँ पे देखा जाए, ज्यादा 2 फैक्ट है यहाँ पे. देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाई चांसेस है कि यार या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज किया हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चेंज किया हो. यहाँ पे गड़बड़ करने के चांसेस ज्यादा है, मतलब ये प्रमोट शायद कोई और एंटिटी कर रही हो. बात समझ आ रही है? तो देयर इज हाई चांसेस कि थर्ड ऑप्शन गलत होगा, गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है. अगर मैं थर्ड को एलिमिनेट करता हूं इस थॉट से, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप सही होगा. ठीक है, ट्रेजरी बिल से रिलेटेड कि यार यस, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट्स कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट. ठीक है, प्राइमरी मार्केट में बिल्कुल क्लियर है. अब समझ, सवाल उठता है कि क्या सेकंड सही है, तो यहाँ नॉलेज रहेगी कि निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड बात हो रही है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके बिहाफ में होता है, आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, और कौन करेगा बताओ? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है. हमने पहले भी देखा है, पीवाईक्यू भी देखा है कि कौन मैनेज करता है सिक्योरिटीज. अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था,
वहां पे भी यही हमने देखा कि रिजर्व सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, तो आप इस बात को बिल्कुल समझिए, सेकंड एंड थर्ड मतलब सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड के सही होने के चांसेस ज्यादा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्ड रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है वो आप ध्यान से समझो। आपको ये ट्रैप्स को जानना है, मैं बार बार कह रहा हूं। व्हाट इज पीवाईक्यू एनालिसिस? मोस्टली लोग ये समझते हैं पीवाईक्यू, सब लोग टॉपर्स कहते हैं कि पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो। तो पीवाईक्यू समझते हैं कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन के आंसर क्या है, आंसर देख लिए। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पीवाईक्यू करना पीवाईक्यू नहीं है। वो है बिल्कुल अपने आप को धोखा देना और अपने साथ टाइम पास करना, और टाइम को जस्ट पास करना, और अपने आप में प्राइड फील करना कि यार मैंने पीवाईक्यूज कर लिए। उससे कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पीवाईक्यू करते हो। एनालिसिस का मतलब ये है कि आपको ट्रैप्स को एनालाइज करना है कि क्या ट्रैप हो सकता है, किस तरीके से ट्रैप्स को सेट करता है एग्जामिनर, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आप उन्हीं सेम ट्रैप्स से कर सकते हो। अब एक लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताता हूँ, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है अबाउट द पीवाईक्यू एनालिसिस। ये क्या सोचते हैं, कई बार मैंने देखा है कुछ कमेंट्स के अंदर, कई बार ये लोग ऐसे सोचते हैं कि यार, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि है ना, ये सब है ना एग्जाम हॉल में याद नहीं आती ट्रिक्स। ठीक है, ये एग्जाम हॉल में ट्रिक्स याद नहीं आती, क्वेश्चन बाहर आने के बाद जब करो तो फिर आपकी ये ट्रिक्स और ट्रिप्स ये सब जो है आपके सब कुछ लगता है, एनालिसिस लगता है। मैं मानता हूँ ये बात बहुत सही है, लेकिन ये उतनी ही गलत है। क्यों? ये उन लोगों को या उन बच्चों को नहीं लगता या एग्जाम हॉल में नहीं चमकते जिन्होंने एडिक्वेट प्रैक्टिस ना की हो। इसलिए मैं कहता हूँ यार, ये जो 80-20 सीरीज है इसकी भी आप एडिक्वेट प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं, बाद में आप चाहे स्पीड बढ़ा के देखो। ठीक है, 1.5 से आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा स्लो हूँ। ठीक है, और इतना तेज नहीं बोल पाता क्योंकि मैं एक साथ पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ 1 घंटे की जो भी है। ठीक है, तो कट्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल होता है कि मैं बहुत स्पीड से बोलूँ, ठीक है? तो उसके कारण आप आराम से 1.5 पे मेरी वीडियो देख सकते हो, 1.25 में आप रिपीट करने हो। तो इसलिए कह रहा हूँ पीवाईक्यू जितना एनालिसिस करोगे, बार-बार जितनी बार करोगे, उतने आपके ये ट्रैप्स इंटरनलाइज़ हो जाएँगे। जब आपके ट्रैप्स इंटरनलाइज़ हो गए ना, तो फिर आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी वो ट्रैप्स चमकने लगेंगे। तो ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये बात कहूँगा कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, अब द रिटेल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन ट्रेज़री बिल। ठीक है, प्राइमरी मार्केट थ्रू डीमेट अकाउंट्स। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड प्राइमरली बाय द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्हिच अलाउ इंडिविजुअल टू ओपन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट, ठीक है, अकाउंट डायरेक्टली विद द आरबीआई टू पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी ऑक्शन एंड सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। Second, negotiated dealing system order matching is a screen-based anonymous electronic order matching system owned and operated by the Reserve Bank of India for trading in government securities. It issued in the secondary market transaction. कई बार यूपीएससी ये प्राइमरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को ओनली वन ओनली टू में पूछा जा सकता है। ध्यान से समझना कि प्राइमरी मार्केट मतलब जो सबसे पहले उसका इश्यू होता है, उसके बाद उसकी जब रीसेल होती है वो होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सो निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम आपका बेसिकली सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वेयर एज ट्रेजरी बिल, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से समझे, जैसे ये डायरेक्ट स्कीम वाला ये प्राइमरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पे उसने पूछ लिया 2021 में क्वेश्चन, तो हाई चांस है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के ओनली वन ओनली टू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा सा इसको भी आप जब भी पढ़ें अपनी स्टैंडर्ड बुक्स या जो भी नोट्स पढ़ते हैं, उसे आराम से प्राइमरी एंड सेकेंडरी की भी क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में क्या आंसर है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सीडीएसएल, was not promoted by the RBI. ये बात याद रखना, Central Depository Service Limited was not promoted by RBI. It is initially promoted by BSE Limited, Bombay Stock Exchange, in 1999, along with the several leading Indian banks such as State Bank of India, and Bank of Baroda and HDFC Bank. ये बात याद रखना है, ठीक है? Initially promoted by BSE, ठीक है, along with the several leading बैंक जो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, तो आरबीआई प्रमोट नहीं करता। फिर है गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स, ठीक है, तो एक है बुलियन मार्केट, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, मार्केट ऑफ गन्स, मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है, ये सब मार्केट में यूपीएससी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, प्योर मेटल का या फिर गन्स का। ठीक है, बुलियन मार्केट कह सकते हो, यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल है। गिल्ट का मतलब होता है गोल्ड, द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द गोल्ड। और ठीक है, गोल्ड जैसे एक तरीके से लिक्विड होता है, वैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सोना है वो। ठीक है, इसलिए उसको गिल्ट एज्ड मार्केट बोला जाता है। देखिए सोना मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है। ठीक है, मैंने भी पूरी एडिटिंग में जहां जहां से जितना मेरी क्रिएटिविटी हो वो की है। ठीक है, सो द गिल्ट एज्ड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द
government bonds and the security. The term originated in the United Kingdom, where physical certificate of the government debt historically featured as the gilded, मतलब gold edges होते थे. Because these securities are backed by the government, they carry virtually no risk of default. They are considered a highly secure and stable instrument. That's why इसको gilt edged बोला जाता है. Premium quality and reliability होती है. देखिए अब 2005 का इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा था. सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक अवेलेबल ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स, ऑल द सेंसेक्स स्टॉक्स आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज. ठीक है, जितने भी सेंसेक्स के स्टॉक होंगे, ठीक है, अगर सेंसेक्स मतलब जितनी भी कंपनीज होगी उनका प्रोपोर्शनल वेटेज लिया जाएगा. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड. अब मान लो न्यूयॉर्क एक स्टॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. बात समझ आ रही है? यस और नो दोनों है. ज्यादा चांसेस है नो होने के, कि यहाँ पे एग्जामिनर चेंज कर सकता है, कोई और स्टॉक एक्सचेंज होगा, न्यूयॉर्क नहीं होगा तो मान लो कोई और होगा, लंदन हो सकता है मान लो, ठीक है, कोई और हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे मैनिपुलेट करने का चांसेस बहुत हाई है. अगर इतना आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आप दो स्टेटमेंट को कट कर दोगे. ठीक है, फिर आता है निफ्टी 50. आपने सुना होगा जैसे निफ्टी 50. ठीक है, निफ्टी जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, तो सेंसेक्स इज ऑफ 30 कंपनीज. ठीक है, नॉट अ 50 कंपनी. यहां भी चेंज करने का स्कोप है. 50 की जगह 30 या जो भी इसके पैरेलल जो भी कॉन्सेप्ट होगा वहां पे उसको चेंज करने की कोशिश करेगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है. ठीक है, वो तो अपने आप ही हो गया यहाँ पे. वैसे अगर मैं ऑप्शन को देखूं, सो आंसर इज 2 ओनली. ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स, ऑल द सेंसेक्स स्टॉक आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज. तो 2 ओनली यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, बात दिमाग में रखना है. अब 2 मिनट इसको समझो. बीएससी का सेंसेक्स मार्क ये जो है कंपनीज 30s होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है. ठीक है, 50 स्टॉक वाली होती है निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ओके, फिर आता है सेंसेक्स कैलकुलेटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोलॉजी. Under this method, the level of index reflect the total free float market value of all 30 component stock related to the base period. Therefore, stock with a larger free float market capitalization have a higher proportional weights in the index. इतना टेक्निकल नहीं जाना, इतना समझना है कि भैया सबके प्रोपोर्शन के हिसाब से उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके फ्री फ्लोट के हिसाब से जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे उनकी कैपिटलाइजेशन, उनकी जो है वैल्यू डिसाइड होगी. इतना दिमाग में रखो. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. ये आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं है. ठीक है, एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज है, नाउ पार्ट ऑफ यूरोनेक्स्ट, established in 1602 by the Dutch East India Company, which is widely considered the oldest functioning stock market exchange in the world. ठीक है, तो ये है. अब यहां से क्वेश्चन फिर से फ्यूचर में यूपीएससी पूछ सकता है एनएससी एंड बीएससी. ठीक है, अब मैंने कहा था कि एनएससी से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है. क्यों? सॉरी, बीएससी से. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इसलिए ज्यादा है बिकॉज फाउंडेड इन 1875. ठीक है, तो 1875 से लेके आप 1975. ठीक है, उसके बाद आपका 2025. ठीक है, तो कितने हो गए? 150 ईयर्स. ठीक है, तो 150 ईयर्स आपके 2025 में हो रहे हैं. किसको? आपके इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को. हाई चांसेस है यूपीएससी जब उस चीज को पूरा कंप्लीट होता है तब क्वेश्चन ना पूछता, उसके बाद 26, 27, 28 यहां पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हाई रहते हैं. तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रहने वाला है. यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसको 150 ईयर्स हो रखे हैं. तो अगर मैं बीएससी की बात करूं 1875 में, ओल्डेस्ट इन एशिया, हिस्टोरिकल लेगेसी है. 30 यहाँ पे बेंचमार्क कंपनीज है. ठीक है, इसमें काफी ज्यादा कंपनीज है, 5800 लिस्टेड कंपनी. ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम लिक्विडिटी, लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम लिक्विडिटी कंपेयर टू एनएससी. आज की डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है और ज्यादा वॉल्यूम है. ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड फोकस, बोल्ड सिस्टम करके कुछ यूज करता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बीएससी से जो है वो ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली. उसके बाद अगर मैं एनएससी की बात करूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 1992. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंडिया है, बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी 50. याद रखना 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज. ठीक है, लिस्टेड कंपनी इसमें 2300 ही है, बट सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है. अगर आप कभी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा एनएससी से मोस्टली परचेजिंग होती है स्टॉक शेयर की. ठीक है, टेक्नोलॉजी फोकस इसमें एडवांस्ड है. ठीक है, तो ये बात याद रखना. दोनों का अगर आपका हेडक्वार्टर देखें मुंबई में है और रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और T+1 सेटलमेंट साइकिल है. तो मेरा आपसे कमेंट बॉक्स में मैं चाहता हूं आप मुझे T+1 सेटलमेंट बताइए. और एक चीज और, T+1 सेटलमेंट को जब आप सर्च करेंगे तो आपको इतना अमेजिंग फीचर पता चलने वाला है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्री है. आप मुझे बताएंगे कि कितनी कंट्री है जहां पे T+1 सेटलमेंट है. देखो T+1 का मतलब होता है कि जिस दिन आपने ट्रेडिंग की
उसके +1 मतलब अगले दिन तक आपको पैसा मिल जाएगा। जो भी आपकी वैल्यू है, आपने अगर स्टॉक शेयर जो भी है वो सेल किए हैं, उसके बाद आपको T+1, ठीक है, पहले T+2 होता था, 3 होता था, बट इंडिया में आज की डेट में T+1 है। अब आपको जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड में बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज ऐसी है जहां पे T+1 सेटलमेंट है, और बहुत सारी एडवांस कंट्रीज के अंदर भी T+1 सेटलमेंट नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमारे भारत में तो है, इसके अलावा कहाँ कहाँ है, और कौन सी जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज है वो वहां पे T+1 सेटलमेंट अभी तक नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जरूर अच्छे से करना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है T+1 सेटलमेंट से। इन द पार्लेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट द टर्म बियर डिनोट्स, ठीक है, बियर एनिमल होता है, ठीक है, तो बियर और उसका पैरेलल स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में अगर देखा जाए तो बुल अगर मैं बात करूं, ठीक है, बुल ड्रॉ किया जाता है। बुल इज मोर, ऐसा लगता है कि जो प्राइसेस को ज्यादा हाई रिस्क टेकिंग होता है, बियर थोड़ा सा पेसिमिस्टिक होता है, ठीक है। सो बुल कहीं ना कहीं आपका बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक माना जाता है, कि ऐसा एक इन्वेस्टर जो काफी ऑप्टिमिस्टिक हो तो उसे बुल कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, एक मेटाफर्स है कह सकते हो आप, ठीक है। और बियर वर्ड एनिमल से अगर आप समझो तो ऐसे लोग जो बहुत पेसिमिस्टिक हो, रोते रहते हो, ठीक है, प्राइस कम होगा, कब प्राइस कम होगा, कुछ नहीं है, रिस्क है, ये जो रोते रहते हैं लोग, वो बियर बोला जाता है उनको इन्वेस्टमेंट की भाषा के अंदर। और जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं काफी ज्यादा, तो उनको बुल कहा जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा रोया रोया कम करा करो, तुम एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं रोते ही रहते हैं, कभी देख लो रोते रहते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। थोड़ा रोना कम करो, जिंदगी में थोड़ा रोना कम करो, ठीक है। सो एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, ठीक है, तो ये पेसिमिस्टिक है, जो कह रहा है कि पर्टिकुलर सिक्योरिटी के गोइंग टू फॉल। इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर शेयर टू राइज, राइज तो कहता ही नहीं है। शेयर होल्डर एंड बॉन्ड होल्डर हु इज इंटरेस्ट इन अ कंपनी, ये भी नहीं है। एनी लेंडर वेदर मेकिंग अ लोन और बाइंग अ बॉन्ड, ये भी नहीं है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। इन्वेस्टर हु फील्स द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, पेसिमिस्टिक है, मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। ये है बियर और ये है आपका आपका बुल, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये पेसिमिस्ट होता है, ठीक है। डाउनवर्ड चाहता है मार्केट की फॉल, प्राइस, मार्केट गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है, रोता रहता है। बट बुल वहीं पे कि नहीं नहीं अच्छा होगा, कोई बात नहीं, खरीदो खरीदो खरीदो, इस तरीके से यहाँ पे बुल एंड बियर की बात हो रही है। In the context of finance, the term beta refers to अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। इस टाइप की अगर जो साइंस में हम पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, तो काफी न्यूमेरिक वैल्यूज ही लगती है। वैसे ही अगर हम एनवायरमेंट के अंदर भी अल्फा, बीटा इस टाइप के होते हैं, जब आप एनवायरमेंट की इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे भी, तो कहीं ना कहीं नंबर्स की बात होती है। अगर आपको इतना, अगर आप ये एनालॉजी निकाल लो बीटा से, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है इन द एग्जाम हॉल में डिफिकल्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक प्रोसेस के, एक कह रहा है कि एक प्रोसेस है, एक कहता है कि ये स्ट्रेटजी है, एक कह रहा है कि एक रिस्क है, ठीक है, और एक कहता है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। अगर तुम बीटा को न्यूमेरिक वैल्यू से एसोसिएट कर पाओ तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज से, तो तुम ऑप्शन डी तक पहुंच सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन में काफी डिफिकल्टी है कि आप इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू द चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट के रिलेटिव के अंदर एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम मेजर करते हैं इन द बीटा, बीटा के रेफरेंस में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये बात दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल है, अगर मैं बीटा अल्फा अगर आपको समझाने लग जाऊं तो 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, क्योंकि ये शेयर मार्केट का बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि इतना मत जाना, एक बार आप इसको देख लेना, ज्यादा नहीं जाना, बस इतना देखो अल्फा बीटा करके, ये सब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है, इनमें घंटों जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स: गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। इनमें से कितने कैपिटल मार्केट है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। यूपीएससी अभी भी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको पता है कि यार बॉन्ड मार्केट, जैसे कॉल मनी मार्केट है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, इट्स अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, बात समझ आ रही है। फिर ट्रेजरी बिल भी ऑलरेडी उसने पूछ रखा है, ये भी शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ये भी मनी मार्केट है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट का बॉन्ड मार्केट है, यस इट्स अ कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म है, यस ये भी आपका कैपिटल मार्केट। तो ओनली टू, चार में से दो के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं,
तो ऐसे ओनली 2, बाकी देखो इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मैं वो नहीं कहूँगा कि 4 के 2, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ऐसा एक पैटर्न है, नहीं आता हो तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप 3 या 1 में चूज़ करना हो और बीच में आपके पास ऑप्शन 2 भी हो, तो आप अगर लगाना ही हो, तुक्का ही लगाना हो, तो आप 2 लगा सकते हो, ये एक ट्रेंड रहता है। ठीक है? सो अब है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। ठीक है? ये सब ऑलरेडी पता है। ठीक है? तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रेड इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी? कौन-कौन ट्रेड कर सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यार कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में प्राइमरी मार्केट में रिटेल डायरेक्ट स्कीम वाले तो कर ही सकते हैं। ठीक है? रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है? उसी से अब इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, पेंशन फंड कर सकते हैं। जब ये कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। 1, 2, 3। ठीक है? बहुत सिंपल है। इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड एंड रिटेल इन्वेस्टर, दीज आर द मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दैट मैनेज अ लार्ज प्रीमियम कलेक्शन। ठीक है? IRDAI मैंडेट दैट इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस ऑफ देयर फंड इन द लॉन्ग टर्म एसेट लाइक अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है? फिर PFRDA पेंशन फंड, ठीक है, एंड रिटेल इन्वेस्टर, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द अबव इज कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, या फिर करेंसी स्वैप, या फिर मोटर व्हीकल। सबसे गलत क्या लग रहा है? सबसे गलत लगता है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एक एक व्हीकल है, आपकी साइकिल है, आपकी बाइक है, आपकी कार है। ठीक है? वो क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? अब सोच के देखो, बहुत सिंपल, सोच के देखो, मोटर व्हीकल क्या आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? नो, नहीं। हो भी सकती है कि हाँ भाई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप कह दो, बट नहीं कर रहे तो? बात समझ आ रही है? तो ये कोई भी एंगल से आप नहीं कह सकते कि मोटर व्हीकल हो गई, ये टेंजिबल एसेट है, फिजिकल एसेट है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ। तो सेकंड कोई हाल में नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद अगर मैं ETF की बात करूँ, येस इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। करेंसी स्वैप इज आल्सो अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सो आंसर इज 1 एंड 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ETF क्या होते हैं? इसको जानो। ये इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं दैट ट्रैक्स अ बास्केट ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड एंड कमोडिटीज एंड आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। They represent an ownership interest in an entity or a claim to a pools of asset fitting the standard definition of financial instrument. Currency swap. Currency swap are derivative contract where two parties exchange principal and interest payment in different currency because it is a contractual agreement involving future cash flow and monetary value. It is classified as a financial instrument. ठीक है? Consider the following statement. India accounts for a long India accounts for large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. ठीक है? It's a exhibiting a great boom. India accounts large portion of equity option in contracts and trade globally, exhibiting great boom. देखते हैं. India stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. ठीक है? लग तो थोड़ा मुश्किल रहा है कि हांगकांग, ठीक है, उसको करना है, बट एट सम पॉइंट टाइम कोई ऐसा टाइम हो गया कि बहुत ज्यादा उसको सरपास कर दिया हो, तो चांसेस तो है, हो सकता है। ठीक है? इस बात को आप समझो। ठीक है? देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने पहले कहा 1995 में क्वेश्चन था जहां पे सेबी की बात हो रही है। अगर वो पता है थर्ड ऑप्शन, तो सीधा आंसर आ रहा है 1 एंड 2। ठीक है? सीधा आ रहा है क्वेश्चन। अगर आपको पता है सेबी है, ऐसा क्यों नहीं है कि भाई सेबी रेगुलेटर क्यों नहीं है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है? इसको पढ़ लेना, इजी है, एकदम इजी। ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन को। As regards return for the investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively lower risk than the stock holder. तो स्टॉक मार्केट वैसे भी रिस्की ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बोला। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसको समझो, वहां से भी समझो। स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक होल्डर है, स्टॉक कभी ऊपर नीचे जा सकता है, तो लोअर। अब ये कह रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स कंसिडर टू रिलेटिवली लोअर रिस्क। यस, स्टॉक होल्डर में रिस्क ज्यादा है, बॉन्ड होल्डर में कम है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर होते हैं। ठीक है? वो लेंडर होते हैं, पैसे को लेंड कर रहे हैं। स्टॉक होल्डर ओनर होते हैं स्टॉक, ठीक है, कंपनी का। फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर बाय ए कंपनी, दैट्स व्हाई ये रिस्क का असेसमेंट होता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। सो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है? इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। ये सेम बात है जो मैंने यहाँ पे बोली है, इसको एक बार रीड कर लेना।
ठीक है, ऑब्सोल्यूट प्रायोरिटी रूल होता है, ठीक है, बॉन्ड होल्डर आर दी लेंडर्स, ठीक है, क्रेडिटर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बॉन्ड होल्डर जनरली फेस लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर बिकॉज द रिटर्न ऑफ मोर प्रिडिक्टेबल एंड लीगली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट all the listed companies India to submit a business responsibility and sustainability report। आरबीआई, जैसे ही आरबीआई आए चेंज होने के चांसेस है, चेंज किया यहाँ पे सेबी है, ठीक है। कौन करेगा भाई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट उससे रिलेटेड है, सेबी होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट गलत है। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग बीएसआर मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीदर भी कर सकते हो, टू ओनली भी कर सकते हो, अगर थोड़ा सा समझोगे तो हाँ यार कर तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग बाल की खाल नहीं निकालोगे तो टू ओनली कर दोगे, नहीं तो नीदर भी करने के हाई चांसेस है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसको रीड कर लेना। आपको जो होमवर्क दिया है मैंने वो जरूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप T+1 सेटलमेंट के बारे में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप यू आर एंजॉइंग दी सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।